आज हम डिस्कस करेंगे सेल फ्यूज़न के बारे में। सेल फ्यूज़न क्या होता है? ये एक इम्पॉर्टेंट सेलुलर प्रोसेस होती है, जिसके अंदर बहुत सारे जो यूनिन्यूक्लियर सेल्स होते हैं, यानी जिन सेल्स में सिंगल न्यूक्लियस होता है, वो आपस में कंबाइन करते हैं और मल्टी न्यूक्लियर सेल बनाते हैं, यानी एक ऐसा सेल जिसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं और इसको हम बोलते हैं सेंसाइटियम। अब इसकी हिस्ट्री अबाउट सेल फ्यूज़न 1847 में जो श्वान थे उन्होंने सबसे पहले हिंट दिया था सेल फ्यूज़न के बारे में। 1960 में सेल बायोलॉजिस्ट ने फ्यूज़न करना स्टार्ट किया था सेल्स का यूजिंग द सेंडाई वायरस। देन लेट 1960 में जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने सक्सेसफुली फ्यूज़ कर दिया था सेल्स को, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स को जो कि डिफरेंट स्पीसीज से लिए गए थे। देन 2002 में जो सेल फ्यूज़न था वो किस किस के बीच में किया गया था? डिफरेंट जो टाइप्स के सेल्स थे उनके बीच में किया गया और ये देखा गया कि इनका रियल फंक्शन होता है मैमल्स में। ये सेल फ्यूज़न यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कैसे जो है डिफरेंट सेल्स कंबाइन करके एक मल्टी न्यूक्लिएट सेल बनाते हैं। अब दो तरह के सेल फ्यूज़न के टाइप्स होते हैं। एक होता है होमोटाइपिक। होमोटाइपिक होता है जब सेम टाइप के सेल्स आपस में कंबाइन कर रहे हों, और दूसरा होता है हेट्रोटाइपिक, जिसमें क्या करते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं। एडवांटेज क्या है सेल फ्यूज़न का? एक तो हम इससे क्रोमोसोम की मैपिंग में हमें हेल्प मिलती है। दूसरा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को जनरेट करवा सकते हैं, उसका प्रोडक्शन करने में हेल्प मिलती है। न्यू स्पीसीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम डिफरेंट सेल टाइप्स को कंबाइन करेंगे तो न्यू स्पीसीज़ जनरेट किया जा सकता है। और जो स्पीसीज़ बैरियर है जेनेटिकली वो भी कट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम गैमीट्स का फ्यूज़न कर रहे हैं, तो जो जेनेटिकली बैरियर होता है अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में वो भी रिमूव हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो यहाँ पे जेनेटिक जो स्टेबिलिटी है वो बहुत लो होती है और हाई रिस्क रहता है कंटामिनेशन का। जो क्वालिटी और क्वांटिटी हमें मिलती है एंटीबॉडीज़ की वो बहुत ही लो होती है। ये एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल और इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है वो एक्सपेंसिव होते हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं की जा सकती है सेल फ्यूजन के थ्रू। अब मेथड कौन कौन से हैं? 3 मेथड होते हैं जो सेल बायोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं सेल को फ्यूज़ करने के लिए। एक होता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मेथड, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल मेथड और तीसरा होता है सेंडाई वायरस मेथड। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में एंड मेडिसिन में। एंड इसका जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे दिया हुआ है। एक्चुअली में क्या करता है पैक जो है, ये स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है एंड जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वाटर की, जो मॉलिक्यूलर ऑर्डर होता है उसको भी चेंज कर देता है। और इंडक्शन करता है नॉन बायलेयर स्ट्रक्चर्स का, डिटर्जेंट की तरह एक्ट करता है, तो जो बायलेयर स्ट्रक्चर है उसको भी ये डिस्टर्ब कर देता है। और बाइंडिंग करता है एंड क्रॉस लिंकिंग करता है वेसिकल्स को। तो एप्लीकेशन ये होती हैं पैक की कि एक तो एक क्राउडिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। दूसरा, ये प्रेसिपिटेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेशन के लिए एंड प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन के लिए। 2 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स को फ्यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हाइब्रिडोमा में हम क्या करते हैं, बी सेल्स एंड माइलोमा सेल्स को कंबाइन करते हैं और हमारा हाइब्रिडोमा बनता है। माइक्रोबायोलॉजी में इसको वायरसेस को कंसंट्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये लाइपोसोम्स में मिक्सिंग करता है बोथ इनर एंड आउटर लीफलेट्स की। जीन थेरेपी में भी इसका यूज़ किया जाता है और ब्लड बैंकिंग में जो केमिकल है उसको एक पोटेंशिएटर की तरह यूज़ किया जाता है, ताकि जो एंटीजन एंटीबॉडी का डिटेक्शन है वो इन्हांस हो। कोसिक्वेंसेस क्या हैं सेल फ्यूज़न के पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ? कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जो सेल फ्यूज़न है बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है बट टॉक्सिक मेथड है। ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज़ नहीं करता, बल्कि इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन को भी फ्यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये कंट्रोलेबल फ्यूज़न करता है, जिससे कि जेंट पॉलीकैरियोन्स जो हैं वो अपीयर होते हैं और पुअरली रिप्रोड्यूसिबल है। तो नेक्स्ट मेथड हम यूज़ करते हैं ई फ्यूज़न या फिर इलेक्ट्रोफ्यूज़न। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं केमिकल्स की बजाय फ्यूज़ करने के लिए और अलाइन करने के लिए सेल्स को।
एप्लीकेशन इसकी ये होती है कि एम्ब्रियो मैनिपुलेशन कर सकते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्निक से जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया जाता है, प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ किया जा सकता है एंड न्यूक्लियर ट्रांसफ़र में भी ई फ्यूज़न का यूज़ किया जाता है। अब ई फ्यूज़न का कंपैरिजन किया गया है पैक के साथ। जो ई फ्यूज़न मेथड है वो 10 फोल्ड हायर फ्यूज़न करता है एज़ कम्पेयर टू पैक। ये टॉक्सिक भी नहीं होता है सेल्स के लिए। ई फ्यूज़न जो है ऑप्टिमाइज्ड एंड रिप्रोड्यूसिबल मेथड है, जबकि पैक के साथ वर्क करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये फ्लक्चुएट करता है एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट। फिर है सेंडाई वायरस, इसमें हम वायरस का यूज़ करते हैं और सेल्स का फ्यूज़न होता है। सेंडाई वायरस को हम म्यूरिन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप 1 भी बोलते हैं या फिर हीमा एग्लूटिनेटिंग वायरस ऑफ जापान भी बोलते हैं। इसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया था सेंडाई जापान में, इसलिए इसका नाम पड़ा है सेंडाई वायरस। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। ये मेंबर होता है जीनस रेस्पिरो वायरस का और इन्फेक्ट करता है मैमल्स को। इसको यूकैरियोटिक सेल्स के फ्यूज़न के लिए यूज़ किया जाता है और ये हाइब्रिडोमा बनाने में यूज़ होता है। सेंडाई वायरस का अगर हम कंपोनेंट देखें जो हेल्प करते हैं सेल फ्यूज़न में, तो वो होते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, फोस्फोप्रोटीन, मैट्रिक्स प्रोटीन, फ्यूज़न प्रोटीन, लार्ज प्रोटीन एंड हीमोग्लूटिनेट न्यूरामिनेडेज़। तो कैसे ये फ्यूज़ करता है सेल मेम्ब्रेन के साथ? सबसे पहले तो ये जैसे ही सेल को इन्फेक्ट करता है ये अटैच हो जाता है। सियालिक एसिड कुछ रेसिड्यूज़ होते हैं सेल रिसेप्टर पे या फिर सियालिक एसिड रिसेप्टर होते हैं वायरस के मेम्ब्रेन पे। अनदर वे होता है कि ये एफ प्रोटीन का एक्टिवेशन कर देता है प्रोटीएज़ के थ्रू और जिससे कि सेल फ्यूज़न टेक्स प्लेस हो जाता है। बाइंडिंग के बाद जो है विरियन सेल सरफेस रिसेप्टर से इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आ जाते हैं न्यूट्रल पीएच पे, जिससे कि जो फ्यूज़न पेप्टाइड है उसका इंसर्शन हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल के। और जो वायरस एनवेलप है वो बहुत ही सेल मेम्ब्रेन के क्लोज आ जाता है और दो मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं और जो न्यूक्लिक कैप्सिड है वो साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो जाता है। फिर हमें उसको इनएक्टिवेट करना पड़ता है सेंडाई वायरस को, तो उसके लिए यूवी रेज़ का यूज़ किया जाता है इनएक्टिवेट करने के लिए। सेंडाई क्योंकि वायरस पार्टिकल स्मॉल होते हैं तो यूवी जो रेज़ हैं वो उसके जेनेटिक मटेरियल तक पहुंचती हैं, जिसकी वजह से डाइमर की फॉर्मेशन होती है। और जब डीएनए डाइमर की फॉर्मेशन में आ जाता है तो वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पाता है और जिससे कि फर्दर जो वायरस है उसका इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो पाता है। तो इस तरह से जो ये टॉपिक है सेल्फ फ्यूज़न का वो कंप्लीट हो जाता है।